गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण राय। आज मैं DED-SC ID सेकेंड सेमेस्टर को पेपर 6 जिसका नाम है थ्योरेटिक्स यूनिट 3.2 फंक्शनल असेसमेंट फोनोलॉजी सिंटैक्स सेमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक्स का अध्ययन करेंगे या उसको पढ़ाऊंगा। इसका हिंदी अर्थ है कार्यात्मक आकलन, स्वर विज्ञान, वाक्य रचना, अर्थ विज्ञान और व्यवहारिक के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह पूरा अध्ययन किसका है, तो लैंग्वेज का है। ठीक है, तो जब भी हम लोग आकलन करेंगे या लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हमें लैंग्वेज की छोटी छोटी जानकारियों का होना आवश्यक है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ कौन सी हैं? तो जब हम लोग स्वर विज्ञान की बात करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाणी। तो वाणी के संदर्भ में ही स्वर विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा, अर्थात तो उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण के तरीके क्या हैं, उच्चारण के लिए जिन उच्चारक अंगों का प्रयोग किया जाता है वो सही है अथवा नहीं है, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद उसका आकलन करते हैं। वाक्य रचना, जानते हैं आप लोग वाक्य क्या होता है? तो छोटी छोटी शब्दों से मिलके एक सेंटेंस का निर्माण होता है और वो सेंटेंस का निर्माण करने की कुछ विधियाँ होती हैं और उस विधि का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। वहीं जब हम लोग अर्थ विज्ञान की बात करते हैं तो सेंटेंस के निर्माण के दौरान जो उसका अर्थ निकलता है उसे ही हम लोग अर्थ विज्ञान कहते हैं। व्यवहारिक अर्थात उसका हम लोग कैसे व्यवहारिक में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। विद्यार्थियों की भाषा की योग्यता का आकलन भाषा शिक्षण के नियोजन का केंद्र होता है। भाषा आकलन लक्ष्य के पीछे उन क्षेत्रों की पहचान करना जिस पर उन्नति हेतु ध्यान देना है। भाषाई योग्यता का आकलन किसी भी समूह में तथा अत्यधिक जटिल एवं स्वयं भाषा की व्यापक प्रकृति के कारण अत्यधिक कठिनपूर्ण कार्य है। भाषा का आकलन स्वर विज्ञान, वाक्य रचना, अर्थ विज्ञान एवं व्यवहारिक के संदर्भ में किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर विज्ञान का आकलन अर्थात असेसमेंट ऑफ फोनोलॉजी। स्वर विज्ञान का संबंध ध्वनि से होता है। यह वे ध्वनियाँ होती हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पादित की जाती हैं। उदाहरण के लिए अ से अ तक तथा क से ज्ञ तक स्वर व व्यंजन के मेल से सार्थक ध्वनि का उत्पादन होता है। स्वर व्यंजन बोलने वाले वक्ता की ध्वनि का सीधा अध्ययन करता है। वह उच्चारण करते समय किस तरीके से वाणी का उत्पादन करता है। स्वर विज्ञान के आकलन के संदर्भ में ध्वनि को उत्पादित करने वाले उच्चारक अंगों को जांचने के बाद उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि को गुणवत्ता, उच्चारण स्थान, उच्चारण के तरीके को ध्यान में रखते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न ध्वनि उत्पादक अवयवों के अध्ययन के साथ उसके उत्पादन की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। जैसे क वर्ग की ध्वनि कंठ से, च वर्ग की ध्वनि तालु से, ट वर्ग की ध्वनि मूर्धा से, त वर्ग की ध्वनि दंत से और प वर्ग की ध्वनि ओष्ठ से। इसके अतिरिक्त अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, अनुनासिक, निरनुनासिक इत्यादि को भी अध्ययन एवं आकलन स्वर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो जब भी हम स्वर विज्ञान के अंतर्गत आकलन की बात कर रहे थे तो स्वर विज्ञान के अंतर्गत आकलन पहले हम आप लोग को बताएं कि स्वर विज्ञान के अंतर्गत जब हम आकलन करेंगे तो स्वर विज्ञान के अंतर्गत हमें किनका अध्ययन करना है, इसके बाद उसका आकलन करना है। होता भी है, पहले हम लोग अध्ययन करते हैं और इसके बाद आकलन करते हैं कि कहाँ त्रुटि है, कैसा है कैसा नहीं है। पहले हम लोग खुद जानेंगे, इसके बाद दूसरे का अध्ययन करेंगे या दूसरे के बारे में आकलन करेंगे। उसको भी उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। जैसे इसमें था कि हम लोग छोटी पता है ना, भाषा सबसे छोटी इकाई क्या है? वाणी है। तो वाणी का ही अध्ययन करेंगे तो अ से अ तक। मैं आपको लगातार यह बता रहा हूँ कि जब हम छोटी ध्वनियों का अध्ययन करते हैं स्पीच थेरेपी के अंतर्गत तो सबसे पहले हम लोग वाणी के अंतर्गत यह जानते हैं कि उच्चारण क्षमता या उच्चारण स्थान के बारे में फोकस करते हैं। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तभी हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो ध्वनि में आप लोग जानते हैं दो होते हैं वाणी, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है।
तो स्वर कहाँ से होता है? अ से अह तक, और व्यंजन कहाँ से होता है? क से ज्ञ तक। इसके अलग अलग रूप हैं, ठीक है। तो जब हम लोग अ से अ तक करते हैं तो ये व्यंजन है, स्वर है। स्वर क्या होता है? तो बिना अवरोध के जिसका उच्चारण होता है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। और व्यंजन में क्या होता है? अवरोध होता है, या फिर एक उच्चारण अंग दूसरे उच्चारण अंग को स्पर्श कहाँ करता है? व्यंजन में। लेकिन स्वर में कोई भी उच्चारण अंग एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। तो दो दो परिभाषाएं हैं, दोनों के अनुसार हम लोग अलग अलग देखते हैं स्वर और व्यंजन को। तो इनके उच्चारण स्थान पर हम लोग बल देते हैं, और उच्चारण स्थान क्या है और उच्चारण के तरीके क्या हैं, और जो उच्चारण करने में जिन अंगों का इस्तेमाल होता है, जिन अंगों के माध्यम से ध्वनि का उत्पादन होता है, वह अंग प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नीचे दिया गया, जैसे क वर्ग की ध्वनि का उत्पादन कहाँ से होता है? कंठ से होता है। च वर्ग का तालु से होता है। क वर्ग का कंठ से होता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि पूर्णतः कंठी ध्वनि नहीं है क, ठीक है। क, आप क का उच्चारण करेंगे, देखेंगे जीवा का पिछला हिस्सा हमारे तालु को स्पर्श करता है ना। क कौन से तालु को? तो कठोर तालु को, ठीक। च वर्ग तालु से होता है, पूर्णतः तालु से है। च जीवा का अगला भाग स्पर्श करता है, मध्य वाला। और ट वर्ग ध्वनि मूर्धा से उत्पन्न होती है। मूर्धा के लिए आप लोग को बताए थे, मूर्धा कहाँ है? तो तालु और दांत, ऊपर वाले दांत के बीच की जो संरचना है उसे हम लोग मूर्धा कहते हैं। ट, ठीक। तो कहाँ से होता है? दंती, यानी हमारी जो जीवा है वो दांत को स्पर्श करती है, इसलिए हम लोग इसे दंती ध्वनि कहते हैं, ठीक है। प ओष्ठी ध्वनि है, अर्थात इसमें दोनों होस्ट आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद ध्वनि का उत्पादन होता है या ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अर्थात जिह्वा जिस भाग को स्पर्श करती है हम लोग वैसी ध्वनि करते हैं। तालु को स्पर्श करती है तो तालवीय ध्वनि, मूर्धा को स्पर्श करती है तो मूर्धीय ध्वनि, और यदि दंत को स्पर्श करती है तो दंती ध्वनि, ठीक है। इसके अतिरिक्त अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण के लिए आप लोग को हम बताए थे कि ऐसी ध्वनियाँ, अल्प प्राण महाप्राण का अर्थ होता है, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु, वही महा का अर्थ होता है बड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु। अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जिनके उत्पादन में कम हवा निकलती है, कम वायु का संचार होता है, उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। और ऐसी ध्वनियाँ जिनके उत्पादन में अधिक वायु का संचार होता है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। बस इतना याद रखना है कि अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, तो जिसमें थोड़ी वायु का संचार हो उसे अल्प प्राण, जिसमें ज़्यादा वायु का संचार हो उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। जैसे क, ख। क में कम हवा निकल रही है, कम वायु का संचार है, इसलिए क अल्प प्राण है। ख में ज़्यादा हवा निकल रही है, इसलिए ये महाप्राण है। वहीं ग, घ। घ में हम देख रहे हैं ज़्यादा संचार हो रहा है और ग में कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ भी ग अल्प प्राण है और घ जो है महाप्राण है। तो आप लोग को हम बताए थे 1, 2 और 1, 3, 5 क्या होता है? अल्प प्राण होता है। 2 और 4 क्या होता है? ये महाप्राण होता है। स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं क, ख, ग, घ, ङ। 5 हुआ तो पहला, तीसरा, पाँचवा क्या है? अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। वहीं अघोष, सघोष। अघोष क्या होता है? तो अ जहाँ भी लग जाता है हम लोग मानते हैं कि वो अनुपस्थित हो गया, ठीक है। तो अघोष यानी जिसमें कंपन, घोष का अर्थ होता है कंपन, कम हो, और सघोष जिसमें कंपन ज़्यादा हो। तो जिसमें कम कंपन होता है उसे हम लोग अघोष कहेंगे, जिसमें ज़्यादा कंपन होता है उसे हम लोग सघोष कहेंगे। तो किसमें कम होता है? तो क, ख। यहाँ हम लोग गले के पास, कंठ के पास हाथ रखते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। तो हम ये देख रहे हैं कि जो है पहला और दूसरा में कम कंपन होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा में ज़्यादा कंपन होता है, ठीक है। तो ग, घ, तो जिसमें कम कंपन होता है क और ख को हम लोग अघोष कहेंगे और ग और घ को सघोष कहेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा नीचे, जैसे च, छ, नहीं पहला दूसरा क्या होगा? अघोष होगा, तीसरा पहला तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा? सघोष होगा, ठीक है। पांचवा को अधिकतर हम लोग इसलिए शामिल नहीं करते कि आगे आप देखेंगे अनुनासिक और निर्नुनासिक। जो अनुनासिक होता है ये नासिका की ध्वनि होती है, और जितने पांचवें कालम में ध्वनियाँ आती हैं वो अनुनासिक ही होती हैं, चाहे अंग हो, य हो,
ड़ हो, ये सब अनुनासिक ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। और निर्नुनासिक अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जिसमें जिसका उत्पादन केवल मुख से होता है। अनुनासिक में मुख और नासिका दोनों से होता है, ठीक है। तो ये सब अध्ययन हम लोग करते हैं स्वर विज्ञान के अंतर्गत, तो इसका आकलन भी स्वर विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाएगा, ठीक है। आगे है वाक्य रचना का आकलन, असेसमेंट ऑफ सिंटेक्स। यह व्याकरण से संबंधित है। इसकी सहायता से इस बात का ज्ञात होता है कि हम किस प्रकार से व्याकरण का उचित प्रयोग करके एक भाषा को क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं तथा उच्चारण कर सकते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि सभी आयु के वाक विकारग्रस्त बच्चों में यह प्रतीत होता है कि जो उनसे पूछा जाता है वे उसे समझते हैं, लेकिन वे वाक्य रचना के साथ मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने में अक्षम साबित होते हैं तथा वे हाव भाव व संकेत के द्वारा उत्तर देते हैं। किसी बच्चे के भाषा की समझ की योग्यता के आकलन में शब्दों के अर्थ के ही नहीं अपितु उनके प्रयोग पर भी बल देना चाहिए। आकलन में शिक्षक निर्मित परीक्षणों का प्रयोग यह पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए कि आवश्यक कौशल में निपुणता बच्चे द्वारा प्राप्त किया जा चुका है या नहीं। इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है: पुरुष लिंग वचन का उचित प्रयोग, और दूसरा है काल का प्रयोग। देखिए, पुरुष और लिंग के उचित प्रयोग में यहाँ हम बताए हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और तुम, मैं और हम। मध्यम पुरुष में तुम, और अन्य पुरुष में किसी अन्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पुल्लिंग आप लोग जानते हैं, जब पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है तो हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, और जब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्त्रीलिंग कहते हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन का अर्थ होता है एक व्यक्ति के लिए, और बहुवचन का अर्थ होता है बहुत व्यक्ति के लिए। काल का अर्थ होता है 3 काल होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तीनों के लिए अलग अलग सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। तो जब हम लोग वाक्य रचना के आकलन की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो शब्दों से मिलकर वाक्य का निर्माण होता है। वहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, तो वहाँ हम लोग ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कह रहे हैं ना। छोटी छोटी वाणी की छोटी इकाई का अध्ययन हम लोग फोनोलॉजी में कर रहे हैं, स्वर विज्ञान में कर रहे हैं। लेकिन जब वाक्य रचना की बात करते हैं तो उसके आगे की ये एक स्टेप आगे की कड़ी है, अर्थात इसके अध्ययन के दौरान हम लोग एक सेंटेंस का निर्माण करने के बारे में सोचते हैं कि बच्चे द्वारा सेंटेंस का निर्माण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसका हम लोग आकलन करते हैं। तो इसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए भाषा को क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध तरीके से कैसे लिखें और कैसे उसका उच्चारण करें। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो राम विद्यालय जाता है, तो इसमें आपको राम विद्यालय जाता है 4 जो है शब्द होने चाहिए, और 4 शब्द का सही रूप में प्रयोग होना चाहिए। विद्यालय जाता है राम, ये सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि हमने इसका सही तरीके से प्रयोग नहीं किया। जो भी हमारे 4 शब्द थे हमारे पास, हमने व्याकरण की दृष्टि से उसका सही प्रयोग नहीं किया। जैसे सबसे पहले हमें कर्ता का प्रयोग करना है, तो कौन जाता है? राम। कहाँ जाता है? विद्यालय। तो राम विद्यालय जाना क्रिया है, और है क्या है, तो वो बताता है कि क्रिया कब हो रही है, वर्तमान में हो रही है, भूत में हो रही है कि भविष्य में हो रही है। तो इन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए। यानी वाक्य निर्माण का यदि हमें ज्ञान हो, कर्ता का ज्ञान हो, पुरुष का ज्ञान हो, लिंग का ज्ञान हो, वचन का। जैसे राम स्कूल जाती है, क्या है? गलत है, क्योंकि राम क्या है? पुरुष है, और लिंग होगा पुल्लिंग। हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? तो ती, क्रिया हमारी हो गई ती, और जो है कर्ता हुआ पुरुष, यानी क्रिया स्त्रीलिंग और कर्ता पुल्लिंग। तो ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। यदि ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये गलत है। तो हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि कर्ता जैसा होगा, क्रिया का भी वैसा ही प्रयोग किया जाएगा। कर्म अपना अलग होता है, और कर्ता यदि बहुवचन है तो हमारा क्रिया भी बहुवचन हो जाती है। और जो है काल अर्थात घटना किस समय हो रही है या हो चुकी है या होगी, ठीक है, काल के निर्धारण के साथ हम लोग लास्ट में ऐड करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान से यहाँ पुरुष के लिए बात करें तो पुरुष, लिंग और वचन। पुरुष क्या होता है? तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जब हम लोग उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो उत्तम पुरुष मैं, हम अर्थात स्वयं से संबंधित शब्द को हम लोग
उत्तम पुरुष में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। और तुम, वे, ये सब मध्यम पुरुष में आते हैं। दूसरे संबंधित को हम लोग मध्यम में आते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत हम लोग दोनों से नहीं हो, ना हमसे हो ना उनसे, किसी और से संबंधित हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं अन्य पुरुष। जैसे वे राम और श्याम, या तीन लोग को हम लोग जोड़ लेंगे, जैसे राम, श्याम और सीता यहाँ नहीं है, या राम और श्याम सीता कहीं गए हैं, ये हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अर्थात यहाँ हमारे कहने का अर्थ यह है कि अन्य पुरुष अर्थात दोनों से अलग हो। जब मैं उत्तम पुरुष की बात कर रहा था तो उसमें मैं और हम को शामिल कर रहा था, ठीक है, वो खुद से संबंधित था। मध्यम पुरुष तुम अर्थात दूसरे से संबंधित है जो सामने है, और अन्य पुरुष में बताया कि तीसरे संबंध, जैसे वे, ठीक है, वह यहाँ नहीं है, वो दूसरे के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे हम लोग अन्य पुरुष कहते थे। वहीं लिंग की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो ही है। तीसरा हिंदी में जो है नपुंसक लिंग का जिक्र नहीं करता है। नपुंसक लिंग होता है लेकिन कहीं कहीं किसी किताब में नहीं देता है। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि पुल्लिंग जो होता है, जब हम लोग पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं तो हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जब स्त्रीलिंग का प्रयोग हम लोग महिला के लिए या स्त्री के लिए करते हैं, वही नपुंसक लिंग अर्थात दोनों में कॉमन हो, ठीक है। जैसे किताब को हम लोग नपुंसक लिंग में शामिल करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि ये हो, लेकिन कहीं कहीं ये देता है कि हिंदी में सिर्फ दो ही होते हैं, ठीक है। तीसरे की यदि कहीं बात आती है किसी किताब में, अभी जिक्र करता है कि तीन है, तो तीन में वही कि ना उसे हम लोग स्त्रीलिंग में शामिल करेंगे ना पुल्लिंग में शामिल करेंगे, वे दोनों की कॉमन होता है, दोनों में शामिल होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग, ठीक। जैसे विद्यार्थी नपुंसक में आता है, वो दोनों को संबोधित करता है, महिला भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फिर इसके बाद अगला है वचन। वचन दो होता है, एक वचन, बहुवचन। जब एक व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग होता है तो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं, और जब बहुत व्यक्ति के लिए, अब ढेर सारे लोगों के लिए प्रयोग होता है, संख्याओं के लिए, उसे हम लोग बहुवचन कहते हैं। तो इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और लास्ट में काल है। काल आप लोग को पता है कौन है, तो राम विद्यालय जाता है, वर्तमान काल में है। विद्यालय गया, भूतकाल में है, और विद्यालय जाता होगा, भविष्य काल में है। तो इनका हम जब प्रयोग करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए किस काल में प्रयोग कर रहे हैं, तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो आकलन के दौरान हम इन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं, या इन बिंदुओं को जानते हैं। आगे है अर्थ विज्ञान का आकलन, असेसमेंट ऑफ सिमेंटिक, ठीक है। तो अर्थ विज्ञान को या सिमेंटिक्स से तात्पर्य शब्द या शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम, कहावतें, अलंकारिक शब्द आदि से है। सिमेंटिक का या अर्थ विज्ञान भाषा का वह अवयव है जो किसी भी वस्तु की ओर संकेत करके प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह दो शब्द स्तरों पर होता है। इसमें अर्थ संबंध को देखा जाता है। अर्थ विज्ञान या सिमेंटिक का आकलन क्रमशः दो शब्दों, तीन शब्दों या इससे अधिक शब्दों पर करना चाहिए। तो आप लोग को बताए थे कि अर्थ विज्ञान क्या है, तो यह सेंटेंस का जो अर्थ निकलता है, जो उसका तात्पर्य होता है, क्या कहना चाह रहा है, उसे हम लोग अर्थ विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया भी है कि इसके अंदर शब्द ज्ञान अर्थात उसका हमें पता होना चाहिए उसका अर्थ क्या होगा। पर्यायवाची, पर्यायवाची आप समझते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, ठीक है। विलोम शब्द, कहावतें, अलंकारिक शब्द इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए, और इसके माध्यम से ही हम लोग अर्थ निकालते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। जब हम लोग कविता पढ़ते थे या काव्य रचना कहते हैं, तो उसमें होता है ना काव्य रचना का अर्थ लिखिए, तो अर्थ का अध्ययन हम लोग अर्थ विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। तो चूँकि हम लोग जो पेपर पढ़ रहे हैं ये स्पीच थेरेपिस्ट से संबंधित है, तो इसमें बहुत बड़े का हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे, इसमें छोटे छोटे शब्दों करते हैं, दो शब्द, तीन शब्द या इससे बड़े शब्द, ठीक है। दो शब्दों के उच्चारण का अर्थ, अर्थात यदि कर्ता और कर्म दिया हो, जैसे लड़का गेंद, छोटा बच्चा होता है तो पूरा सेंटेंस नहीं बोलता है, छोटा सेंटेंस बोलता है, तो कहता है लड़का गेंद। तो हमें ये डिसाइड करना है कि लड़का गेंद लिया है या लड़का को गेंद चाहिए, या फिर
जो है लड़का जो है गेंद जो है दे रहा है। ये सब हमें खुद डिसाइड करना है, इसका अर्थ हमें परिस्थिति के अनुसार खुद लगाना है। वहीं जब हम 3 शब्दों की बात करते हैं, 3 शब्दों के उच्चारण अर्थ, तो इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया। इसमें पापा बाल मारी, हो सकता है पापा की बच्चा शिकायत कर रहा हो। और जब भी हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, लड़का गेंद, पूरा नहीं बोलते, या पापा बाल मारी। या तो वाक्यग्रस्त बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, वो छोटे छोटे सेंटेंस बोलते हैं। तो इनका हमें अध्ययन करना है। और इन चीज़ों का आप देखे भी होंगे जब आप स्पीच थेरेपी रूम में जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद आप लोग देखते हैं तो बच्चों से जब भी आप उच्चारण करवाते थे तो आप लोग ये स्पष्ट देखे होंगे कि बच्चे द्वारा पूरा सेंटेंस नहीं उच्चारण किया जाता था। जैसे सर का नाम लेके अमरनाथ सर को अम्मा बोलता था, या कि अम्मा भोजन दे, तो मतलब पूरा वो नहीं बोल पा रहा, यानी थोड़ा बोल रहा है। तो इस छोटे छोटे सेंटेंसों का हम लोग उच्चारण कराते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं। तो बच्चे द्वारा क्या किया जा रहा है, ये छोटे छोटे 2 सेंटेंस से मिलकर उच्चारण किया जा रहा है, 3 सेंटेंस से किया जा रहा है, इससे ज़्यादा किया जा रहा है। इन सब का आकलन हम लोग करते हैं अर्थ विज्ञान के अंतर्गत। जैसे पापा बाल मारी, तो पापा बाल मारी का अर्थ हुआ कि पापा हो सकता है बाल से मारा हो, या फिर पाप शिकायत कर रहा हो कि पापा किसी ने बाल मारी है, इत्यादि। ठीक है। अर्थ विज्ञान या सिमेंटिक के आकलन हेतु कुछ पूर्व आवश्यक शर्तें हैं जो निम्नलिखित हैं। जब भी हम लोग इसका आकलन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए, कुछ चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। जैसे बच्चे का मानसिक शब्दकोश होना चाहिए, ग्राही और अभिग्रहणशील। ठीक है। यहाँ ग्राही और अभिग्रहणशील का अर्थ होता है कि ग्राही का अर्थ होता है कि ग्रहण करना। जैसे मैं आपको कहूँ कि यह कठिन है, ठीक है, तो कठिन को आपने ग्रहण किया। ठीक है। तो ग्रहण करने के बाद ऐसा नहीं कि आप उसका अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्त करने के लिए एक सेंटेंस में उसका प्रयोग होना आवश्यक है। आपको यह पता होना चाहिए कि कठिन शब्द का अर्थ क्या है और उसका सेंटेंस में प्रयोग कैसे होगा, इसके बाद आप उसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चे के मानसिक, ये हमारे मानसिक क्रियाएं हैं। मानसिक में स्तर या जो मानसिक शब्दकोश होता है उसमें बच्चे को यह पता होना चाहिए कि यह शब्द क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, यानी शब्द को वह ग्रहण कर ले और उसे शब्द में प्रयोग, एक वाक्य में प्रयोग कर ले। उसे हम लोग कहते हैं ग्राही और अभिग्रहणशील। ठीक है। वहीं दूसरा है, उदाहरणों को देखकर संबंधों को समझने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे केला, संतरा, आम, कलम। यहाँ अर्थ यह हुआ कि उदाहरण जैसे दिए जा रहे हैं कि केला, संतरा, आम, कलम है, तो निम्नलिखित में से कौन अलग है। ठीक है। अलग है तो बच्चे द्वारा अलगाव करना चाहिए, कि मुझे पता होना चाहिए कि केला की अलग क्वालिटी है, संतरा की अलग क्वालिटी है, आम अलग है, अर्थात ये तीनों फल हैं और बाकी कलम इससे अलग है, इसका ज्ञान होना चाहिए। अर्थात जो हम ऊपर बताए थे कि पुरुष लिंग इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि केला फल है, कौन फल की कैटेगरी में आता है, कौन जो है वस्तु की कैटेगरी में आता है, कौन सजीव है, कौन निर्जीव है, इसका भी बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। पहला क्या था कि एक, जब हम लोग बच्चे का जो मानसिक शब्दकोश होता है, अर्थात शब्द का ज्ञान होता है, शब्द को ग्रहण करना, अर्थात शब्द को जानना, अर्थ लेना, मतलब अर्थ जानना शब्द का, और दूसरा है कि उसको एक सेंटेंस में बोलना। दोनों क्षमता होनी चाहिए। और मतलब शब्द को ग्रहण भी कर सके, यानी शब्द का अर्थ भी जाने। जैसे हम कहें कि यह कठिन है तो समझे कि यह थोड़ा जटिल है। ठीक है। तो वो समझे शब्द को। वहीं दूसरा है कि उसको एक सेंटेंस में प्रयोग भी कर सके। दोनों होता है। ग्रहणशील, अभिव्यक्त करना का अर्थ होता है बोलना, अर्थात प्रयोग करके अभिव्यक्त करना। दूसरे में है कि अलगाव कर सके, कौन फल है, कौन जो है सब्जी है, कौन सजीव है, कौन निर्जीव है। इन सब चीज़ों का बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है, अर्थ विज्ञान के सिद्धांत की समझ होनी चाहिए। अर्थ विज्ञान के सिद्धांत अर्थात जो पर्यायवाची है उसका उसे ज्ञान होना चाहिए, विलोम शब्द का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। इन सब चीज़ों का बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, तभी जो है इसका आकलन किया जा सकता है। अगला है व्यवहारिकता का आकलन। ठीक है। असेसमेंट ऑफ प्रैग्मेटिक। व्यवहारिकता या प्रैग्मेटिक पहलू भाषा को उसके कार्य या संप्रेषण के संदर्भ में प्रयोग से संबंधित है। प्रैग्मेटिक के विकास की शुरुआत पालना से ही
हो जाता है। प्रैग्मेटिक या भाषा के व्यवहारिकता का सबसे अच्छा मूल्यांकन या आकलन निरीक्षण और चेकलिस्ट का प्रयोग करके विकास के विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। प्रैग्मेटिक आकलन करते समय अभिभावक, शिक्षक, परिवार के सदस्यों तथा कक्षा के सहयोगियों को भी सम्मिलित करना चाहिए। चेहरे के हाव भाव और प्रतिक्रिया वो जो उच्चारणों के साथ सम्मिलित हैं को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो प्रैग्मेटिक का यहाँ अर्थ है कि जो है बच्चे में हम बताया आप लोगों को व्यवहारिकता, भाषा के साथ साथ व्यवहारिकता प्रारंभ हो जाती है। तो ये कब से होती है? तो पालने से था। जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे बचपन से ही वो चीज़ें करने लगता है। उसके स्तर होते हैं, जैसे कि पूर्व मौखिक स्तर पर होता है, ठीक है, और दूसरा है मौखिक स्तर पर होता है, और तीसरा है विकसित मौखिक भाषा। तो जब बच्चा पालना में होता है तो कौन से स्तर पर करेगा? मौखिक स्तर पे, ठीक है। तो मौखिक स्तर पे क्या करता है? जब बातें कर रहे हो, ठीक है, कपड़ों को खींचने के द्वारा ध्यान केंद्रित करना, और दूसरा वक्ता से आई कांटेक्ट करना। चौथा प्रश्न पूछने हेतु संकेत या चेहरे के हाव भाव का प्रयोग करना, ठीक है। अगला मौखिक है, उचित प्रश्न पूछना, हाँ और नहीं दोनों हेतु सूचनात्मक प्रत्युत्तर आवश्यक है। दूसरा संप्रेषण में विषय वस्तु का प्रयोग करना। तीसरा है भावनाओं को मौखिक व्यक्त करना, और चौथा है घटना या दृश्य का नाटकीकरण या कहानी के रूप में प्रस्तुतिकरण करना। और अगला है विकसित मौखिक भाषा, ठीक है। उचित वार्तालाप की शुरुआत करना, वार्तालाप की शुरुआत नम्र भाषा से करना, उचित निर्देश देना, और एक स्पष्ट कहानी लेखन, ठीक है। तो हम लोग जो बात करते हैं किसकी? व्यवहारिक आकलन की। तो व्यवहारिक आकलन में हम आप लोग बताए कि पालने से ही शुरुआत हो जाती है। तो पालने से जब भी शुरुआत होती है तो वो पूर्व मौखिक होती है, अर्थात बोलना नहीं जाता है, इसमें संकेत किया जाता है या संकेत की हाव भाव से। जब आप बच्चे से, छोटे बच्चे से लोग बात करते हैं तो वो आप बातें कैसे करते हैं? तो कैसे कर रहे हैं बातें? जब आप उससे बात कर रहे हैं तो उसका हाव भाव क्या रहा है, किस तरह से वो जो है रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। कपड़ों को खींचना, कभी कभी आप देखते हैं बच्चे कपड़ों को खींच के ध्यान आकर्षित करते हैं लोगों को, या उनको टच करके ध्यान आकर्षित करते हैं। तो दोनों में से क्या कर रहा है? वक्ता के आई कांटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अर्थात वार्तालाप करते दौरान वो सामने वाले से आँख मिला के बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रश्न पूछने हेतु संकेत व चेहरे के हाव भाव का प्रयोग करता है। जैसे हम लोग जब प्रश्न करते हैं या पूछते हैं तो किस तरह देखते हैं कि उसमें कहने और संप्रेषण के दौरान हमारे जो है मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे द्वारा भी ऐसा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? तो वो क्या करते हैं कि जब पूर्व मौखिक होते हैं तो वो ज़्यादातर संकेत के द्वारा करते हैं, अर्थात प्रश्न पूछते दौरान उनके चेहरे का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि वो प्रश्न पूछ रहा है, यानी चेहरे का भाव ऐसा होता है, ठीक है। वही जब मौखिक स्तर पर आते हैं हम लोग, तो उचित प्रश्न पूछना और हाँ और नहीं दोनों के सूचनात्मक प्रत्युत्तर आवश्यक है। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि बस सिर्फ हाँ और नहीं में आंसर दिया जाता है। तो ऐसा उत्तर देना जिसमें कि हाँ और नहीं दोनों को सम्मिलित हो, और उसके साथ साथ हमें यह भी पता चले कि पूरी सूचना मिल रही है। संप्रेषण में विषय वस्तु का प्रयोग करना, अर्थात जब वो संप्रेषण कर रहा हो तो यह बताए या यह पता चले कि जो विषय वस्तु है, अर्थात जिस पर बात पर संप्रेषण हो रही है, संप्रेषण यानी सूचनाओं का आदान प्रदान जिस विषय को लेकर हो रही है उसको अभिव्यक्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। भावनाओं को मौखिक व्यक्त करना, जो उसकी भावनाएं होती हैं वो हाव भाव या संकेत के माध्यम से कम करे, उसे मौखिक यानी बोल के करता है, ठीक है। घटना या दृश्य का नाटकीकरण या कहानी के रूप में प्रस्तुतिकरण, जो घटना होती है, घटना अर्थात जो कुछ उसने देखा या जो कुछ सुना उसको नाटकीकरण के माध्यम से कर रहा है या कहानी के रूप में बोल रहा है। तो दोनों करता है, कभी कभी नाटकीकरण का प्रयोग करेगा और उसे अभिव्यक्त यानी कहानी के रूप में भी प्रस्तुत करेगा। वहीं विकसित मौखिक भाषा, अर्थात जब बच्चे की भाषा विकसित होती है तो वार्तालाप की शुरुआत कैसे करता है, ठीक है।
और वार्तालाप की शुरुआत नम्र भाषा से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उचित निर्देश देता है कि नहीं, और ये वाणी जो है एक स्पष्ट कहानी लेखन की तरह है कि नहीं। जैसे किसी घटना का वर्णन कर रहा है तो वह स्पष्ट है कि नहीं है। ये 3 जो बिंदु हैं इसी के अंतर्गत आती हैं। इनका हम लोग आकलन इसी संदर्भ में करते हैं। ठीक है, पहला क्या था, तो मौखिक या पूर्व मौखिक। जब हम लोग पूर्व मौखिक की बात करते हैं तो इसमें बोलने को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें हाव भाव एवं संकेत का ही प्रयोग किया जाता है। तो जब बात कर रहे हो तो यहाँ बात करने का अर्थ यह है कि संप्रेषण सांकेतिक भाषा में कर रहा हो तब किस तरह से कर रहा है। दूसरा, कपड़े को खींच के ध्यान आकर्षित कर रहा है या टच करके कर रहा है, या किस तरह से कर रहा है व्यक्ति का ध्यान आकर्षित। और चौथा है, तीसरा, वक्ता से आई कांटेक्ट कर रहा है कि नहीं। यदि हाव भाव में भी बात कर रहा है तो उसका आई कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहीं अगला था, प्रश्न पूछता है तो संकेत हाव भाव का प्रयोग करता है या नहीं। प्रश्न पूछने के दौरान भी वो जो उसके हाव भाव हैं उसी तरह होते हैं जैसे कि प्रश्न पूछने के दौरान होनी चाहिए। यदि ऐसा कर रहा है कि नहीं, इसका भी हम लोग आकलन करते हैं। ठीक है, तो पूर्व मौखिक आकलन में 4 होता है। कौन कौन, तो जब बात कर रहा हो बच्चा, तो बच्चे द्वारा जब बात किया जा रहा हो तो वो कैसे किया जा रहा है, संप्रेषण नहीं किया जाएगा, लेकिन वो संप्रेषण करने का तरीका कौन सा है। ठीक है, दूसरा, कपड़ों को खींच के ध्यान आकर्षित करता है या किस विधि से करता है। तीसरा है, वक्ता से आई कांटेक्ट करता है या नहीं करता। और चौथा है, प्रश्न पूछने हेतु संकेत चेहरे में हाव भाव का प्रयोग कर रहा है कि नहीं। जब हम लोग मौखिक की बात करते हैं तो मौखिक संप्रेषण का अर्थ ही होता है कि बोल के किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है उचित प्रश्न जो पूछा जाता है उसका आंसर हाँ नहीं के साथ साथ सूचनात्मक उत्तर अर्थात और भी ऐड कर रहा है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपको समझ में आया, तो आप सिर्फ हाँ बताते हैं तो ये पूरा नहीं है। हाँ समझ में आया, यह अच्छा था, यह बुरा था, ये सेंटेंस होता है कि ये इतना समझ में आया, इतना समझ में नहीं आया। ठीक है, वहीं दूसरा था, संप्रेषण में विषय वस्तु का प्रयोग करना। विषय वस्तु अर्थात जिस बिंदु को लेके संप्रेषण किया जा रहा है उसका वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, भाषाओं को मौखिक व्यक्त करना। मौखिक व्यक्त करने का अर्थ होता है कि जो भाषाएं हैं उसे बोलकर कहा जाता है, संगीत का कम इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर बोल के किया जाता है। ठीक है, अगला है घटना दृश्य का नाटकीकरण या कहानी के रूप में प्रस्तुतिकरण। ठीक है, नाटकीकरण करता हो या दोनों करता है, कहानी के रूप में प्रस्तुतिकरण भी करता है, तो दोनों को हम लोग सम्मिलित करते हैं। यही चीज़ें आपकी विकसित मौखिक भाषा में होती है, लेकिन यहाँ जो है एक स्पष्टता होती है। यहाँ यह पता चलता है कि बच्चे के लैंग्वेज का विकास हो चुका है मौखिक भाषा का प्रयोग करते समय। ठीक है, आगे आकलन करते समय शिक्षक को जो किसी भी स्तर पर शिक्षण करता हो उसे सभी कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। लगातार चलने वाले आकलन में शर्तों नियमों में ढीलापन जो प्रभावी शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है को केवल उसी तरीके से सुनिश्चित करना होता है जिसके द्वारा बच्चे के भाषा विकास में धारा प्रवाहन आ सके। अर्थात जो शिक्षक द्वारा आकलन किया जाता है वह आकलन इस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चे को एक फ्री इन्वायरमेंट मिले और दूसरा उसकी भाषाई विकास में वृद्धि भी हो। एक बंधा हुआ या डरा हुआ सहमा हुआ माहौल बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो आज प्रस्तुतिकरण में हम लोग भाषा का आकलन जान रहे थे, उसको समझे स्वर विज्ञान के संदर्भ में, वाक्य रचना के संदर्भ में, अर्थ विज्ञान और व्यवहारिक के संदर्भ में। जब हम स्वर विज्ञान की बात कर रहे थे तो बताए कि स्वर विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई वाणी के उच्चारण स्थान, उच्चारण के तरीके, ठीक है, और कौन कौन से उनमें अलगाव होता है, उच्चारण के जो अंग होते हैं वो किस प्रकार से सही है या नहीं सही है, उनकी स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है। सबसे पहले हम इस चीज़ों को जांचते थे, इसका अध्ययन करते हैं और इसका आकलन करते हैं। वहीं वाक्य रचना की जब हम बात करते हैं तो वाक्य रचना के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार से एक वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य के निर्माण के लिए किन किन तत्वों का होना ज़रूरी है, ठीक है, और उन शब्दों का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे। और इसके बाद हम लोग
जब बच्चे को इन सब बातों, इन सब विषय वस्तु का या इन सब बिंदुओं का ज्ञान देते हैं, इसके बाद हम लोग बच्चे का आकलन करते हैं कि बच्चे में ये क्षमता है या नहीं है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत आपको हम बताएं कि अर्थ विज्ञान सेम है। कैसे? तो काव्य जब हम लोग पढ़ते थे तो काव्य का अर्थ करते थे, वहीं यहाँ भी है, लेकिन स्पीच थेरेपी में हम लोग काव्य नहीं पढ़ेंगे, ये बात की चीज़ें हैं। पहले हम लोग 2-3 शब्दों के अर्थ पर आते हैं, 2 शब्दों का अर्थ, 3 शब्दों का अर्थ या इससे अधिक शब्दों का अर्थ। तो उनका हम लोग देखते हैं कि बच्चे द्वारा जो 2 शब्द बोला जा रहा है वो कितना अर्थपूर्ण है, 3 शब्द बोला जा रहा है वो कितना अर्थपूर्ण है, या उससे ज़्यादा शब्द बोला जा रहा है वो कितना अर्थपूर्ण है। इसका अध्ययन हम लोग अर्थ विज्ञान के आकलन में करते हैं। वहीं व्यवहारिक के आकलन की हम बात करते हैं तो इसमें उसके हाव भाव, यानी वार्तालाप के दौरान बच्चा कैसा रिएक्ट करता है। ठीक है, तो पूर्व मौखिक में स्वाभाविक है कि मौखिकता से पहले की बात है, अर्थात बच्चे द्वारा वाणी का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, बोल के नहीं अभिव्यक्त किया जा रहा है अपनी सूचनाओं को, उसे हम लोग पूर्व मौखिक कहते हैं। तो संकेत के माध्यम से बात करता है, हाव भाव दिखाता है, न कोई रिएक्ट करता है अपने शरीर से, तो उसका हम लोग अध्ययन करते हैं किस प्रकार से कर रहा है। वहीं हम जब मौखिक की बात करते हैं तो मौखिक यानी बोल के किया जाता है, लेकिन यह विकसित मौखिक से पहले की अवस्था, यानी भाषा का ज्ञान पूर्णतः नहीं है लेकिन अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, और विकसित मौखिक भाषा में बच्चे की ज्ञान प्रॉपर होता है। बस हम लोग यह देखते हैं कि उसमें कैसे वो जो है प्रति उत्तर दे रहा है या किस तरह से वार्तालाप कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग को असाइनमेंट के तौर पर स्वर विज्ञान, वाक्य रचना, अर्थ विज्ञान एवं व्यवहारिकता को भाषा के कार्यात्मक आकलन के संदर्भ में व्याख्यायित करना है और इसे जल्द से जल्द ग्रुप में सेंड करना है। धन्यवाद।